दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग केयर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज हम हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क वर्क कोऑर्डिनेटर जो कि चैप्टर नंबर 6 है, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि जब अस्पताल में मरीज आता है तो वो कई प्रकार के कीटाणु वगैरह अपने साथ में लेके आता है, तो हमें उनके लिए एक व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में उनको मरीजों को बताना है और हमें भी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में तैयार रहना है और उनको प्रिपेयर करना है। अब पहला है कार्य सूची जो कि परिचय, जो कि प्रश्न संख्या 4 से 9 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है हैंड सैनिटाइजर क्या होता है, प्रश्न संख्या 10 पर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है हाथों की देखभाल कैसे की जाती है, जो प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण क्या होते हैं, प्रश्न संख्या 12 से 24 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा असंक्रमित बीमारियां क्या होती है, जो प्रश्न संख्या 26 पर हम लोग पढ़ेंगे। छठा है संक्रमित बीमारियां कौन सी होती है, प्रश्न संख्या 28 पर हम लोग पढ़ेंगे। सातवां अभ्यास प्रश्न 25 और प्रश्न संख्या 27 पर हम लोग पढ़ेंगे। अब परिचय साबुन से हाथ धोने का। सबसे पहले अपने हाथों को चलते हुए पानी से गीला करने, गर्म या ठंडे पानी। आपके पास गर्म या ठंडा पानी हो उससे सबसे पहले क्या करना है, हाथों को गीला करना है। दूसरी स्टेप क्या करनी है, आपको लिक्विड बार या पाउडर के रूप में साबुन लगाना है। और दूसरे बार में आपको क्या करना है, या तो लिक्विड लेना है या कोई साबुन का उपयोग करते हुए आपको तैयार करना है, हाथों में लगाना है। तीसरी स्टेप अच्छी तरह से झाग पैदा करना है। फिर क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में क्या करना है, हाथों को रगड़ते हुए झाग पैदा करना है। चौथी स्टेप में कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है। चौथी स्टेप में आपको क्या करना है, हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है, आगे और पीछे अंगुलियों के बीच में रगड़ते हुए साफ करना है। 5 अच्छी तरह से साफ करें, फिर उनको क्या करें, पानी चलते हुए पानी में धोना है, अच्छी तरह से उनको साफ करना है। सुखाने के लिए हम क्या करें, अपने हाथों को साफ या डिस्पोजल तौलिए पे या एयर ड्रायर से सुखाएं। फिर आप उनको क्या करना है, जैसे हमने हाथ हैंड वॉश किया उसके बाद में साबुन को क्लीनेस करने के बाद में पानी से सुखाने के लिए तो हेयर ड्रायर का उपयोग करेंगे या डिस्पोजल जो तौलिया होता है उसका उपयोग करेंगे। यदि संभव हो तो नल को एक तौलिया प्रयोग करते हुए अपने हाथों की कोहनी से बंद करें। या तो आप नल को बंद कर रहे हो तो क्या करना है, आपको तौलिया का प्रयोग करना है या अपने कोहनी से प्रयोग करते हुए उसको बंद कर देना है। हैंड सैनिटाइजर का जो प्रयोग होता है उसके क्या क्या चरण होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। हाथों से ऑर्गेनिक पदार्थ को साफ करें। जैसे अभी आप सब जानते हो, अभी कोरोना जस्ट गया है हमारे, तो हमें बार बार हाथ धोते हैं साबुन से या सैनिटाइजर से। तो ये सैनिटाइजर का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे इनके चरण होते हैं, उनके बारे में एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को पता होना चाहिए। हाथों से ऑर्गेनिक पदार्थ को साफ करें। सबसे पहले जो भी आपके हाथों में ऑर्गेनिक पदार्थ लगा हुआ है, धूल मिट्टी वगैरह ब्लड वगैरह, इनको अच्छी तरह से साफ करना है और हाथ को सुखाना है। पानी रहित सैनिटाइजर का प्रयोग करने से पहले सभी ऑर्गेनिक पदार्थों को साफ करना है। ये जो सैनिटाइजर होता है वो क्या होता है, पानी रहित होता है। इसमें 90% अल्कोहल की मात्रा होती है, 10% में H2 होता है। तो हमें इसको साफ करने के लिए ऑर्गेनिक पदार्थों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ करना है। एक सिक्के के आकार जितना हैंड सैनिटाइजर अपने हाथों की हथेली में रखना है। एक सैनिटाइजर का जितना सिक्के का आकार होता है उस सैनिटाइजर को हमें क्या करना है, हथेली में लेना है। हाथ की सभी सतहों और उंगलियों को साफ रगड़े, और जो भी हाथ की उंगलियां और सभी सतहें हैं उनको अच्छी तरह से रगड़ना है और सैनिटाइजर को सूख जाने तक हाथों को रगड़े। और जब तक हमारा सैनिटाइजर सूख नहीं जाए तब तक हमें हाथों को रगड़ना चाहिए। क्रीम लोशन का नियमित प्रयोग करके अपने हाथों की देखभाल करें, कम से कम दिन में एक बार। जो भी क्रीम लोशन का नियमित प्रयोग कर रहे हैं आप, या हाथों की देखभाल कम से कम दिन में एक बार उसका प्रयोग करना चाहिए। एक अल्कोहल आधारित हैंड रबर का प्रयोग करने से पहले तुरंत बाद में साबुन से हाथ धोने चाहिए। अगर हमने एक अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें तुरंत बाद में साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। जैसे हमने मरीज को छुआ, मरीज को जब घर जा रहे हैं, घर जाते समय हमें अच्छी तरह से साबुन से हाथों को धोना चाहिए, जो कि 7 स्टेप में होती है जो हमने पढ़ा था। फिर हमें क्या करना है, अपने हाथों को साफ करने के लिए पानी का प्रयोग करें। और फिर हमें हाथों को साफ करने के लिए क्या, पानी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। हाथों को रगड़ने के बाद दस्ताने पहनने से पहले अपने हाथों को पूरी तरह से सुखाएं। अगर आप दस्तानों का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले जो भी आपने हाथों को अच्छी तरह से धोया है पानी वगैरह से, उनको हेयर ड्रायर से या अल्कोहल तौलिया सैनिटाइजर से आपको बिल्कुल सुखाना है। अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण जो है इक्विपमेंट्स हैं, उनका कैसे उपयोग होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। दस्ताने सबसे पहले हैं। दस्ताने मेडिकल में सबसे आम बात है, सबसे पहले इन्हीं का उपयोग होना जरूरी होता है। एक मेडिकल वातावरण में दस्तानों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है।
दस्ताने उस समय पहनना चाहिए जब संक्रामक बीमारी या शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने का खतरा हो। दस्ताने हमें जब उपयोग में लेना चाहिए कोई संक्रामक बीमारी है जैसे टीबी वगैरह या HIV पॉजिटिव ऐसे मरीज है तो हमें उस समय ग्लव्स पहनने चाहिए, या किसी के ब्लड सलाइवा बाहर निकल रहा तो हमें दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है हमारा गाउन। गाउन एक अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता है। इनका प्रयोग केवल एक ही बार पहनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? एक ही बार पहनने के लिए उपयोग किया जाता है। गाउन को यूनिफॉर्म के ऊपर से पहना जाता है। गाउन को कब पहना जाता है? यूनिफॉर्म के ऊपर से पहना जाता है जब मेडिकल प्रोफेशन को अत्यधिक बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने का खतरा होता है। जब मेडिकल प्रोफेशन का अत्यधिक बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने का खतरा होता है तब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। चश्मे को आंखें पर पहना जाता है। चश्मे को आंखें पर पहना जाता है इसलिए पहना जाता है कि जो भी मरीज छींकता वगैरह है या सलाइवा उसके मुंह से निकला है कहीं आंखों में जाके इन्फेक्शन ना करे, इसलिए हमें गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। मास्क का प्रयोग तो हम सभी जानते हैं, आजकल सभी उपयोग करते हैं। कोरोना में हमने देखा है कैसे उपयोग किया जाता है। मास्क को नाक और मुंह के ऊपर पहना जाता है। मास्क को कहाँ पहना जाता है? नाक और मुंह के ऊपर पहना जाता है। आंख और मुंह नाकों को माध्यम से संक्रमण सबसे अधिक होता है। आंखें और नाकों के माध्यम से हवा हम अंदर लेते हैं, उसके साथ संक्रमण रहता है। उसको बचने के लिए हमें मास्क का प्रयोग करते हैं और ये एक मास्क आपके कई प्रकार की बीमारी से बचाता है। ये कई बीमारी से हमें बचाता है। फेस शील्ड का प्रयोग शरीर से निकलने वाले पदार्थ को आंखों के संपर्क में आने से रोकने के लिए किया जाता है। फेस शील्ड का प्रयोग कब किया जाता है? शरीर से जो मरीज के द्वारा जो सलाइवा वगैरह या छींक वगैरह जो निकलती है उससे बचने के लिए फेस पे जो मास्क पहना जाता है उसको फेस शील्ड कहा जाता है। जूतों का कवर क्यों यूज किया जाए? कि हमारे जूतों पे कोई इन्फेक्शन ना ले, संक्रमण ना हो और हम किसी मरीज को संक्रमण ना दे पाए, इसलिए हमें शूज कवर का प्रयोग करते हैं। शूज कवर का और जूतों और फर्श की सुरक्षा के लिए किया जाता है। मेडिकल वातावरण में अचानक रिसाव हो सकता है, धब्बों का अस्वस्थता से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिर का कवर, टोपी जिसे बोलते हैं हम, सिर पे पहना जाता है जिससे बाल हमारे कोई झड़ता है तो किसी मरीज के उससे भी कहीं इन्फेक्शन ना हो, हमारे सिर पे भी इन्फेक्शन ना हो, बाल खराब ना हो, इसलिए हमें उसका प्रयोग करते हैं। सिर पर पहनने वाले टोपी का उद्देश्य बालों की सही तरह से रखना और रोगी की देखभाल करते समय सही दिखने के लिए किया जाता है। अब पीपी पहनने के चरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पहनते हैं उसके क्या क्या चरण होते हैं, किस प्रकार वो पहने जाते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। सभी आवश्यक पीपीटी का पहचानना आवश्यकताओं और खतरों के अनुसार करें। जो भी हम पीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं उनकी पहचानना जरूरी है और उनको कौन से खतरे में कौन सा पीपीटी का प्रयोग किया जाता है वो पहनना जरूरी है। पहला है पीपीटी पहनने के चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम क्या पहनेंगे? फेस शील्ड का प्रयोग करेंगे। दूसरा है हम गाउन पहनेंगे। तीसरा है मेडिकल मास्क और आंखों पर सुरक्षा पहनेंगे। मेडिकल मास्क लगाएंगे, आंखों पर चश्मा लगाएंगे। चौथा है फिर हम दस्ताने पहनेंगे। अब हमें पीपीटी को उतारने के चरण, कि हमें पीपीटी को उतारने के कौन कौन से चरण होते हैं, कैसे हम पीपीटी को उतार सकते हैं। जैसे हमने पीपीटी पहनना है वैसे ही पीपीटी उतारने के चरण भी होते हैं। पहला है स्वयं दूसरे को संक्रमण से बचाएं। सबसे पहले हमें क्या करना है? स्वयं को और दूसरों को संक्रमण से बचाना है। पीपीटी वगैरह खोलते समय सबसे पहले अधिक संक्रमण आइटम्स को हटाएं। अगर जो संक्रमण से हमारे कांटेक्ट में हुआ उस चीज को सबसे पहले हमें उतारना है। दूसरा है हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें और हाथों की स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है। गाउन और दस्तानों को उतारते और अंदर से बाहर की ओर उल्टे। जैसे हमने गाउन और दस्ताने उतारते हैं तो हमें उसको उल्टा करके उसको फोल्ड करके और उसको रखना है। दस्तानों और गाउन को सुरक्षित रूप से डिस्पोज कर देना चाहिए। उन्होंने क्या कर देना चाहिए? दोनों को अच्छी तरह सुरक्षित रूप से डिस्पोज कर देना चाहिए। यदि आप फेस शील्ड पहने हुए हैं तो उसे पीछे से उतारें। अगर आपने चेहरे पे फेस शील्ड पहन रखा है तो आप पीछे की तरफ से उसको उतारते हुए फेस शील्ड को अच्छी तरह से डिस्पोज करना है और उसको फेस शील्ड को अच्छी तरह से डिस्पोज कर देना है। चौथा है यदि आंखों की सुरक्षा और मास्क पहने हुए हैं तो उन्हें पीछे से उतार के चश्मे को अलग कंटेनर में रखें ताकि फिर से प्रोसेस किया जा सके। यदि आंखों की सुरक्षा के लिए आपने मास्क और चश्मे पहने हुए तो आपको चश्मे को कहाँ रखना है? एक तरफ कंटेनर में रख देना है ताकि उसको दोबारा उपयोग में ले सकें। दूसरा है मास्क को पीछे से उतार सुरक्षित प्रकार से डिस्पोज ऑफ कर दें और मास्क का प्रयोग करते हुए आप मास्क को पीछे से उतारते हुए डिस्पोजल बाल्टी में वगैरह में डाल दे ताकि वो बैक्टीरिया बाहर ना निकले। अपने जो मुंह से निकला हुआ बैक्टीरिया और मरीज के द्वारा जो हमारे मास्क पे बैक्टीरिया वगैरह है उसको किसी दूसरे के संपर्क में ना आ पाए। 5वें स्टेप में हमें ये करना है अपने हाथों को साफ करना है। फिर हमें
प्रॉपर तरीके से पीपीटी उतारने के बाद हमें प्रॉपर तरीके से हाथों को धोना है। अभ्यास प्रश्न, पीपीटी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्ट इकाई होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है, इनमें से कौन सा नहीं? बताइए आपका इसका आंसर कौन सा रहेगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जी हाँ, मैंने अभी बताया पीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। असंक्रामक बीमारियां, एनसीडी। असंक्रामक बीमारियां वो बीमारी जो मरीज द्वारा वहन की जाती है, मरीज द्वारा हो जाती है, पनपती है। जैसे पहला है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जिसको रक्तचाप बोला जाता है। अधिक कोलेस्ट्रॉल, अगर व्यक्ति ज्यादा नमक या कोलेस्ट्रॉल की फैटी एसिड की चीजें ज्यादा खाएगा, सेवन करेगा, तो उसे अधिक कोलेस्ट्रॉल होने की मात्रा रहती है। तंबाकू का प्रयोग, अजय स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, टीबी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। शराब पीना, अधिक ड्रिंकिंग करने वाले व्यक्ति जो शराब पीते हैं उनके लीवर खराब हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, ये असंक्रामक बीमारियों के अंदर आती है। अधिक वजन हो जाना, ज्यादा फैटी प्रोटीन खाना खाएगा तो व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा, जिससे असंक्रामक बीमारियां हो जाती है। अभ्यास प्रश्न, असंक्रामक बीमारियां कौन सी है? अब मुझे बताइए। अभी हमने पढ़ा है असंक्रामक बीमारियां कौन कौन सी होती है? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रक्तचाप। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है? रक्तचाप। जी हाँ, हमारा आंसर सही है। अब है संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां वो जो हमारे अंदर से पनपती है। पहला है कैंसर, कैंसर किसी ट्यूमर की वजह से कैंसर बन जाता है। दूसरा है डायबिटीज, ज्यादा मीठा वगैरह खाने से डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नमक जो है ज्यादा सोडियम की मात्रा लेने से हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपोस्टोसिस, हाइपोस्टोसिस स्किन की एक डिजीज होती है जिसमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। एल्जाइमा होती है और हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये हमारी संक्रामक बीमारियों के अंदर आते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।